देखो हम लोग आज का जो टॉपिक देखने वाले हैं वो डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स का जितना टॉपिक हम लोगों को कवर करना था वो हो चुका। ठीक है, तो यहाँ से अब नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, डिटर्मिनेंट। तो पहला चीज समझो कि ये क्या होता है। देखो वैसे जैसे हमारे पास मैट्रिक्स था उसमें कुछ ऑपरेशन करते थे, ठीक है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन। ठीक इसी तरह का एक छोटा सा वर्क होता है कि मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिए गए हैं उन्हीं के बीच में आपस में छोटा सा ऑपरेशन होगा। उसकी वजह से एक सिंगल आउटपुट आता है। ठीक है, एक नंबर आएगा, क्या कोई ऑपरेशनल कह सकते हैं इसको। डिटर्मिनेंट जो है वो मैट्रिक्स पर किया गया एक तरह का ऑपरेशन ही है। ठीक है, तो देखो इसको बेसिक आइडिया है कि हम लोग को करना कैसे है, बस यही चीज समझना है इसमें। तो सीधे देखो हमारे पास दो तरह के मैट्रिक्स रहे। डिटर्मिनेंट निकालते समय एक चीज को ध्यान रखना कि डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा कोई दूसरा मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट नहीं निकल सकता। यानी कि डिटर्मिनेंट के लिए पहला नेसेसिटी है कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो। ठीक है, ठीक। अब स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम दोनों में सेम रहता है। ठीक है, दूसरा चीज कि अब यहाँ पर फाइंड कैसे किया जाएगा। डिफरेंट प्रोसेस होते हैं। हम सबसे पहले 2 बाय 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट सिखाते हैं। फिर उसके बाद तुम लोग को 3 बाय 3 भी पढ़ना है। फिर एक्चुअल उसके बाद जब हम दोनों तरह के डिटर्मिनेंट सीख जाएंगे तब जाके माइनर कोफैक्टर ये बताएंगे। ठीक है, फिर वहां से हम लोग का एडजॉइंट इनवर्स का टॉपिक स्टार्ट होगा। तो सबसे पहले देखो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 बाय 2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो 2 बाय 2 मैट्रिक्स जो होता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ए बी सी डी। ठीक है, जब भी डिटर्मिनेंट फाइंड की जाती है तो डेट DET ए लिखा जाएगा, या फिर इसको नोटेशन के तौर पे ऐसे लिखते हैं। जो भी मैट्रिक्स रहेगा उसको दो इस तरह के लाइंस के बीच में लिखा जाएगा, कुछ ऐसे, ए बी सी डी। अब वैल्यू क्या होता है, देखो। भैया आपके सिर से चिप्स आ रहे हैं। ओके, एक सेकंड। देखो, तो यहाँ पर हम लोगों को क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट ए जब निकालेंगे तो ये जो हमारा दिख रहा है यहाँ पर क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। ए को डी से मल्टीप्लाई करो और बी को इस सी से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि हमारा आउटपुट आएगा ए डी माइनस बी सी। यही है 2 बाय 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। ठीक है, पहले फॉर्मूला को लिखो इसको। सपोज करो कि ए जो है वो कुछ इस तरह से मैट्रिक्स दिया गया है, 2 4 1 5। ठीक है, अब इसका हम पूछ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट निकालना है। तो डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा, 2 4 1 5। दिस वैल्यू इज इक्वल टू 2 × 5 माइनस 4 × 1। इट मीन्स 10 - 4 = 6 आ। यही है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बेसिकली यहाँ जो हम एडी माइनस बीसी कर रहे थे ना, इसी एडी माइनस बीसी की हेल्प से कोई नंबर मिलता है, सिंगल डिजिट मिलेगा या सिंगल अल्फाबेट मिलेगा, जैसे जो भी है वही चीज को भी यहाँ पर एज ए रिप्रेजेंट किया जाता है डिटर्मिनेंट के नाम से। ठीक है, ये स्पेसिफिकली यूज होता है फॉर मैट्रिक्स केस। हम लोग क्लास 10th में एक बार देखे होंगे कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को जब सॉल्व कर रहे थे वहां पर 3 केसेस आता था, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो वो जो चीज है वो डिटर्मिनेंट से कनेक्टेड है। आगे जब पढ़ोगे उस समय हम इसको डिस्कस करेंगे इसके बाद। चलो अब इसी तरह से कुछ क्वेश्चंस इसमें सॉल्व करके देखो। ए इज इक्वल टू, मान लो तुमको दिया जाता है 3 4 1 5। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, चेक करना। 11 आएगा। बिल्कुल करेक्ट, 11 आ जाए। ठीक है, तो यही अच्छा, सिंपल 9 9 करोड़ जन देख रहा भैया। चीज। 9 करोड़ जन लाइव देख रहा। क्या बोल रहा है। मस्त 3 ओवर में। यहाँ से आप देखना कि जो हम लोग डिटर्मिनेंट यहाँ फाइंड कर रहे हैं
उसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएंगे, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बताएंगे कि अगर कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है तो फिर उसको क्या बोला जाए, ठीक है। वो दोनों टर्म्स है। पहला चीज समझ लेना कि एक होता है सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। भैया अभी जो बोले वो रिपीट करें तो फिर से बोले, क्या समझ मेरे नहीं कहने आया, का मतलब है फिर बोले। कि डिटर्मिनेंट कुछ केसेस में कई बार हम लोग देखेंगे कि कुछ मैट्रिक्स ऐसे होते हैं जिनका डिटर्मिनेंट निकालें तो वो 0 हो जाए, जबकि कुछ मैट्रिक्स ऐसे हैं जिनका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो मिलेगा। तो उसी के बेसिस पर मैट्रिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक पार्ट में होता है सिंगुलर मैट्रिक्स और दूसरे पार्ट में होता है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखना डेफिनेशन से समझ में आ जाएगा। ए स्क्वायर मैट्रिक्स कैपिटल ए या कैपिटल एक्स लिख लो, यहाँ पर ए डबल हो जाएगा, इज said to be singular matrix if and only if determinant of that matrix is equal to 0, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है जिसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं और वो 0 होगी, उस केस में उसको सिंगुलर मैट्रिक्स। सेम इसी तरह से नॉन सिंगुलर जस्ट इसके ऑपोजिट वर्क करेगा। इस केस में सिर्फ इतना ही होगा कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स is non-singular if and only if determinant of that x is not equal to 0, ठीक है। इस तरह से कोई मैट्रिक्स हम x ले रहे हैं और पता चला कि उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो गया, तो उस केस में उसको हम बोलेंगे नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। चलो आगे देखो, ये दो डेफिनेशन हमें से याद रखना, ठीक है। ये तुम्हारे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। चलो अब इसी में तुम लोग ये बताना, एक मैट्रिक्स हम लिख रहे हैं कैपिटल ए 1 1 1 1, चेक करके बताओ कि ये मैट्रिक्स तुम्हारा नॉन सिंगुलर हो रहा है या फिर सिंगुलर। अरे लिखने तो दीजिए। सिंगुलर। चलो लिखो लिखो। इस केस में डिटरमिनेंट 0 आएगा और ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक मैट्रिक्स देखो 1 3 1 4, डिटरमिनेंट आप बताना फर्स्ट या फिर सेकंड, सिंगुलर या नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर। ठीक, करेक्ट, नॉन सिंगुलर, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया 2 by 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहां से आगे देखना 3 by 3 ऑर्डर, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 by 3 मैट्रिक्स। इसको थोड़ा सा सीखना जरूरी है, ठीक है। अभी फिलहाल कोफैक्टर हम यूज नहीं करेंगे, लेकिन जो मेथड बता रहे हैं उसी के हेल्प से तुम लोग अभी ऑपरेट करो। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये 3 by 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। अब यहाँ से देखो डिटर्मिनेंट कैसे निकालें, तुम लोग को सिर्फ अभी ऑपरेशन यूज करना है, फर्स्ट रो का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। देखो फर्स्ट एंट्री हमारा क्या आ रहा है, ए, हमने ए लिखा। अब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देना, ध्यान से समझना, ठीक है। फर्स्ट एंट्री ए चूज किए, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो हमारे पास बचेगा ई एफ एच आई, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का साइन दोगे, फिर उसके बाद सेकेंड एंट्री लो यानी कि बी को, ठीक है। अब उसी तरह से फर्स्ट रो छोड़ देना है और सेकेंड कॉलम को छोड़ देना, तो हमारे पास यहाँ से बचेगा
डी एफ जी आई। एंड सिमिलर वे में अब लास्ट में यहाँ पर प्लस दे करके सी ले लेंगे और सी को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। थर्ड फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देना, यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा डी ई जी एच। ठीक है, अब ये जो छोटा वाला दिख रहा है ये 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। ठीक है, ये तो इवेलुएट करने जानते हो, बस इसको इवेलुएट करके यहाँ पर लिख देंगे a इंटू, भैया इसको एक बार छापने दीजिए, उसके बाद फिर से समझाइएगा। ठीक है लिख लेना, ई आई माइनस एच एफ बी इंटू डी आई माइनस जी एफ, फिर यहाँ से सी इंटू डी एच माइनस जी, ऐसे। अब इसको पूरा सॉल्व कर लेना। अगर हम मान लो एक एंट्री एक मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का लेते हैं, 3 1 2 0 4 1 5 2 -3, ऐसे कुछ कर देंगे। ठीक है, अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो सबसे पहले 3 को चूज करोगे। ठीक है, फर्स्ट रो छोड़ देना है, फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, तो 4 1 2 -3, फिर बीच में माइनस का साइन देंगे एंड इसके बाद 1 को चूज करना, 1 इंटू फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम छोड़ दें, यहाँ से 0 5 1 -3। सिमिलर वे में अब यहाँ पर प्लस देना है एंड फिर इस 2 को लेंगे, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ जाएगा, तो इस बार हमारे पास आ जाएगा 0 4 5 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो 3 इंटू हो जाएगा, अब ये 2x2 मैट्रिक्स में आ चुका है, तो 2x2 वाला कैसे, बस इस तरह से बनाना है, -12 -2 हो गया, फिर यहाँ से निकल गया 0 इंटू -3 0 -5, फिर 2 इंटू 0 -20। अब बस इसको सॉल्व करो, तो 3 इंटू -14 माइनस माइनस प्लस, फिर 2 इंटू -20, 42 प्लस 5 -40, तो कितना आ जाएगा, -77। चेक करना एक बार कैलकुलेशन। देखो अब डिटर्मिनेंट तो निकालना हम लोग सीख लिए कि 3x3 का कैसे बनाना है, लेकिन अब कुछ प्रॉपर्टीज है, उन प्रॉपर्टीज के हेल्प से भी डिटर्मिनेंट इजीली निकल जाए। इन जनरल जो भी प्रॉपर्टी हम बताएंगे वो सारे के सारे उन सभी केसेस में डिटर्मिनेंट 0 ही आता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आएगा P1, उसमें क्या बोलेंगे कि अगर किसी रो या किसी कॉलम में एंट्री 0 हो जाता है, ठीक है, किसी एक सिंगल रो या किसी एक सिंगल कॉलम में एंट्री 0 हो जा रहा है, तो डिटर्मिनेंट सीधे सीधे 0 रहेगा। ठीक है, तो लिखना इफ एनी रो और कॉलम is completely 0, then determinant is 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे देखो 2x2 के केस में ही पहले देख लेते हैं, मान लो 0 0 कर दिए, यहाँ 2 4 कर दिए। ठीक है, तो अगर इसका हम डिटर्मिनेंट निकालें, तुम लोग देख रहे हो कि 0 इंटू 4 -0 इंटू 2 कम्प्लीटली 0 हो गया। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर मान लो 3x3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स दे रहा है, 0 0 1 0 0 जी, यहाँ मान लो 2 डाल दिए, यहाँ 3 और यहाँ 4 यहाँ 5, इस तरह से। तो यहाँ देखो पहला कॉलम जो है वो कम्प्लीटली 0 है, अगर तुम लोग इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखोगे वो कम्प्लीटली तुमको 0 ही मिलेगा। ठीक है, चेक करके देख लो। इसी तरह से जो सेकेंड वाली प्रॉपर्टी होती है P2, उसमें हम ये करेंगे कि अगर कोई दो रो या फिर कोई दो कॉलम सेम हो जाते हैं, तब उस केस में भी डिटर्मिनेंट हमारा
जीरो ही आए। ठीक है, यहाँ लिखना इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर सेम then determinant is equal to 0। ठीक है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मान लो 1 1 1 1, ये पहला ही एग्जांपल हम लोग किए हुए थे। तो इस केस में क्या आया था, डिटर्मिनेंट 0 आया था। अब 3/3 के केस में भी एक बार करके देख लो, 1 1 1 कर दिए, यहाँ 2 3 4 मान लो, फिर नीचे में फिर से 1 1 1 कर। तुम लोग एक बार इसका डिटर्मिनेंट निकाल के देखो, ये एग्जैक्टली 0 ही आना चाहिए। ट्राई करो, जरूर करें। इस चीज को हमेशा याद रखना कि जब हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि एनी टू रो एंड कॉलम्स, या तो दो रो हमेशा सेम रहेंगे या तो दो कॉलम सेम रहेंगे। ठीक है, लेकिन कभी ऐसे मत समझना कि एक रो ले लिया और एक कॉलम ले लिया, अगर वो दोनों सेम है तो डिटर्मिनेंट हमारा कुछ भी आ सकता है। यहाँ सिर्फ इतनी बात हो रही है कि दो रो अगर सेम आ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट 0, दो कॉलम सेम आ रहे हैं तो डिटर्मिनेंट 0। बट अगर एक रो और एक कॉलम दोनों सेम है तो उससे हमको कोई आइडेंटिफाई हम नहीं कर पाएंगे, डिटर्मिनेंट हमारा 0 आएगा कि क्या है, कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। देखो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी अब हम लोग यहाँ से देखेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है कि एक रो किसी दूसरे रो के मल्टीपल में दिखे या फिर एक कॉलम किसी दूसरे कॉलम के मल्टीपल में दिखे तो उस केस में डिटर्मिनेंट 0 आता है। ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर इफ, क्या बोलेगा एक बार फिर से? बताते हैं, देखो यहाँ पर जो लिख रहा है उसको पहले सेंटेंस को समझना। इफ एनी रो और कॉलम इज मल्टीपल ऑफ अनदर रो या फिर कॉलम, then determinant is equal to 0। तो उस केस में डिटर्मिनेंट 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या हो रहा है कि इस एग्जांपल के से समझने का कोशिश कर रहा है। मान लो हम ये 1 2 लिख दिए और यहाँ पर 2 4 लिख दिए। ठीक है, तो पहला जो रो है उसमें तुम लोग देखो 1 और 2 लिखा हुआ है, सेकेंड वाला जो रो है वो 2 और 4 लिखा हुआ है। अब एक चीज नोटिस करना, ये 2 कैसे बन रहा है, 2 इंटू 1 होके बन रहा है। ये 4 कैसे बन रहा है, 2 इंटू 2 बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम फर्स्ट वाले रो में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो ऑटोमेटिकली सेकेंड वाला रो क्रिएट हो जा रहा है, 2 और यहाँ 4। ठीक है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो रो है वो सेकेंड वाला जो रो है वो फर्स्ट का मल्टीपल बन गया। ठीक है, यानी कि सेकेंड वाले रो को हम जनरेट कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में 2 मल्टीप्लाई करके। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन दिखे तो उस केस में हम कहेंगे डिटर्मिनेंट हमारा 0 है। ठीक है, समझ में आया, रिपीट करें। हाँ क्या? आ गया, ठीक। नेहा, भैया एक बार फिर से। ओके, देखो मेरे कहने का मतलब ये हो रहा है कि एक रो को हमको देखना है, एक रो हम लिए, दूसरा रो कुछ और निकला। एक रो अगर दूसरे रो का मल्टीपल बन रहा है, मतलब एक रो को हम, एक रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरा वाला जनरेट हो जाए, तो उस केस में डिटर्मिनेंट 0 होगा। जैसे देखो फर्स्ट वाला रो को अगर देख रहे हैं तो 1 और 2 निकला, इसमें अगर 2 मल्टीप्लाई कर दिए तो सेकंड वाला जनरेट हो जा रहा है, 2 और 4 बन रहा है। तो अगर ऐसा कुछ दिखता है तो फिर हम कहेंगे कि डिटर्मिनेंट वहां पर 0 आए।
ठीक है। इसी तरह से एक दूसरा एग्जांपल भी देखो, मान लो हम 3/3 के केस में देखते हैं, 1 3 5 7 9 1 11 करनी है, और यहाँ पर मान लो 3 9 और 15 कर दो। तो तुम लोग यहाँ से देखो कि फर्स्ट वाला जो रो है वो 1 3 5 है, और सेकंड वाला थर्ड वाला जो रो है वो 3 9 15 है। ये बन कैसे रहा है? फर्स्ट वाले में अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो 3 इंटू 1 3 आ जाएगा, 3 इंटू 3 9 बनेगा, 3 इंटू 5 15 बनेगा। हम लोग देख रहे हैं ना कि पहला वाला जो रो है उसमें 3 मल्टीप्लाई करने से सेकंड वाला, ये सॉरी थर्ड वाला जनरेट हो जा रहा है। तो फिर इस केस में डिटर्मिनेंट यहाँ पर 0 आ जाएगा। ठीक है, हम यही चीज कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो थर्ड रो है वो फर्स्ट का मल्टीपल है। ओके, अभी क्लियर हुआ? चलो अब इसी तरह से दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। 2 4 6 1 2 3 7 9 11, इसमें भी चेक करो कि कौन सा रो या कौन सा कॉलम मल्टीपल में दिख रहा है। और ये कॉलम फर्स्ट और दिख रहा सेकंड, है और 1 2 3। फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम, अगर सेकंड कॉलम में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही। सेकंड वाले में, अगर सेकंड वाले कॉलम में अगर हम 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं तो ये फर्स्ट वाला जनरेट हो जाएगा। तो डायरेक्टली तुम लोग यहाँ से बता सकते हो कि डिटर्मिनेंट 0 आएगा। ठीक है, अगर कैलकुलेट भी करेंगे तो एग्जैक्टली 0 ही आएगा। ठीक है, तो बस ये एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प कर। हाँ, ध्यान रखना कि सब केस में ऐसा होगा नहीं, सब केस में हमको हर डिटर्मिनेंट में हमको मल्टीपल दिखे नहीं वैसा कोई जरूरी नहीं है। कुछ में दिखेगा, कुछ में नहीं दिखेगा। जिसमें दिख गया वहां 0 बोलेंगे, जिसमें नहीं है वहां नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट, यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। भाई ये यार लग रहा है दिमाग में भर के है बहुत सारे। हम्म, छोटा छोटा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा नहीं है। डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा? किसी भी ऑर्डर का तुमको हम डायगोनल मैट्रिक्स दे देंगे, तुम लोग आसानी से डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो बिना फॉर्मूला यूज किए। ठीक है, हालांकि जो फॉर्मूला बन रहा है, जो अभी यहाँ से हम फॉर्मूला जनरेट करेंगे, वो एक्चुअल में डिटर्मिनेंट का एक्चुअल मेथड जो होता है उसी से ही निकला। सबसे पहले तुम लोग को 2/2 वाला देखो। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल में एंट्री रहेगा, बाकी सब जगह पे 0 हो जाता है। अगर तुम लोग बाय मेथड इसका डिटर्मिनेंट चेक करो तो तुम लोग को क्या दिख रहा है? a इंटू बी -0, इट मीन्स ए बी आ गया। ठीक है, फिर उसी तरह से अगर हम 3/3 मैट्रिक्स में देखें ऐसे 0 0 सी, तुम लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो है वो a इंटू बी सी -0, और फिर इधर 0 ऐसे आया होगा, यानी कि ए बी सी। तो अल्टीमेटली हम कहना ये चाह रहे थे कि जब भी डायगोनल मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट हम कैसे निकालेंगे? जो डायगोनल एंट्री में एलिमेंट रखा हुआ है उनका ही आपस में प्रोडक्ट करना। यानी कि यहाँ सिंपली उनको ये चीज को याद रखना है, डिटर्मिनेंट ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स is equal to product of principal diagonal elements। ठीक है, ये चीज को याद रखना। बस यही है इसका सिंपल सा मेथड। हम तुमको 10/10 ऑर्डर का भी डायगोनल मैट्रिक्स देंगे तो वहां पर भी तुमको डिटर्मिनेंट वैसे ही निकालना। ठीक है, इसको लिख लो।
4x4 ऑर्डर का एक डायगोनल मैट्रिक्स दे रहे हैं। चलो इसका डिटरमिनेंट बनाना, पीछे जो मेथड दिए थे उसी के हेल्प से लिखना है इसको। देखो ये जो मैट्रिक्स है ये तुम्हारा 4x4 ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें डायगोनल एंट्री में हम लोग देख रहे हैं क्या आ रहा है, 2 3 3 0, बाकी सब जगह पे 0 हो गया। तो हम लोग पीछे में जो थ्योरी पढ़े हैं उसमें देख रहे थे कि डायगोनल मैट्रिक्स का जब भी डिटरमिनेंट निकालना है तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में जो भी है उनका प्रोडक्ट कर दें। यानी कि जैसे यहाँ पर एबीसी था, नॉर्मली इनका प्रोडक्ट ए डॉट बी डॉट सी हो रहा था, सेम यही केस यहाँ पर भी होगा। 4x4 के केस में भी ये डायगोनल एंट्रीज का आपस का प्रोडक्ट हो, यानी कि 2 into 3 into 3 into 1, दिस मीन्स 18 आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो ये काम इसमें कर लो। ठीक है, एक तुम लोग इसको बना करके बताओ, 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1। चलो डिटरमिनेंट क्या आएगा? 0 करेक्ट। 0 0 हाँ गुड। तो यहाँ पर तुम लोग एक चीज और भी देख रहे होगे कि सेकंड वाला रो कंप्लीटली जीरो भी हो, इस वजह से भी जीरो हो रहा था। ठीक है, और दूसरा अगर डायगोनल एंट्रीज को प्रोडक्ट करें तो भी जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे देखना, दो और टाइप ऑफ मैट्रिक्स हैं, लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर, दोनों का सेम तरीके से डिटरमिनेंट निकाला था। तो पहले नंबर हम लोग देखते हैं अपर ट्रायंगुलर। देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है पहले उसको लिख लेते हैं, उसमें क्या होता है। इसको हम शॉर्ट में लिख लेते हैं यूटीएम। ए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स is a square matrix having, अभी हैज लिख दो सबसे बढ़िया ताकि इजी हो, which has all the elements, all elements below principal diagonal is 0, below principal diagonal equal to 0। ठीक है, मीनिंग क्या हो रहा है कि एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे में जितने एंट्री रहेंगे वो सारे के सारे जीरो हो जाने चाहिए। ठीक है, जैसे 3x3 वाले में हम समझा देते हैं, मान लो ए बी सी हो गया, ये तो डायगोनल हो गया, यही प्रिंसिपल डायगोनल है। ऊपर में कुछ भी एंट्री हो सकती, डी ई एफ कुछ भी एंट्री डाल दिए ऊपर में, लेकिन इस प्रिंसिपल डायगोनल के जस्ट नीचे में सारा एंट्री जीरो होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में या प्रिंसिपल डायगोनल में कोई भी एंट्री एक्सेप्टेड है, पर ध्यान रखना कि इसके ठीक नीचे यहाँ पर एंट्री हमेशा जीरो ही होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो ये अपर ट्रायंगुलर बन जाए। नंबर्स के हेल्प से एग्जांपल देखो, 1 2 3 0 1 4, फिर यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, तो देख सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल में 1 2 3 था, उसके ठीक नीचे में सारे एंट्री जीरो कर दिए, तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, लिखो इसको पहले। वाई पे 7 देखो नेक्स्ट आ जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एलटीएम। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा, बट इसमें बता रहे हैं कि सारे एलिमेंट्स अबव द प्रिंसिपल डायगोनल इक्वल टू 0 होनी चाहिए। प्रिंसिपल डायगोनल के ऊपर में यहाँ पर एंट्री सारी जीरो हो जाए, कुछ इस तरह से देखो।
ए बी सी डाल दिए और यहाँ पर ई एफ जी कर दिए और ऊपर में सारा एंट्री हमारा 0 हो गया। तो ये हो गया लोअर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर में डायगोनल से ऊपर में 0, अपर ट्रायंगुलर में डायगोनल से नीचे में 0। ठीक है, इसको नंबर्स के हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं 2 3 0 1 3 5 और यहाँ पर इस तरह से, बस ये करना है इसमें। ठीक है, तो ये दोनों मैट्रिक्स याद रखना, बहुत बार काम आता है। इसका एमसीक्यू भी बहुत आसान है, मतलब कैसे इसमें ज्यादातर डिटर्मिनेंट ही पूछता है ये मैट्रिक्स दे करके। तो लिखते हैं हम लोग आगे, डिटर्मिनेंट। ठीक है, लिख लो। देखो, डिटर्मिनेंट ऑफ यूटीएम, एलटीएम या डायगोनल एंड डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल को भी जोड़ ही दे रहे हैं, कहाँ लिखे, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। डायगोनल पहले लिखो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा कि हमको कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट करना है किनका, डायगोनल है, प्रोडक्ट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, बस यही काम है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मान लो हम ऐसे देते हैं 1 3 5 0 0 0 यहाँ 3 7 9 कर, ठीक है, तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि डायगोनल के जस्ट नीचे में सारा एंट्री हमारा 0 हो रहा है। तो इसमें कुछ नहीं करेंगे, जब डिटर्मिनेंट पूछा जा रहा है तो डिटर्मिनेंट हमारा आ जाएगा इनके प्रिंसिपल डायगोनल में जो एंट्री रखी हुई है का प्रोडक्ट, इनकी 1 इंटू 3 इंटू 5, 15 आ गया। ठीक है? बस यही चीज को ध्यान रखना है, ये तुम्हारा एमसीक्यू में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। आगे चल के जब तुम लोग पढ़ोगे और भी कुछ कुछ टॉपिक्स इसमें ऐड होता है, जैसे आइगन वैल्यू, ये कैसे निकाला जाता है, तो इसके केस में आइगन वैल्यू इसका प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट में जो एंट्री है वही समझ, वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, बस जानकारी के लिए बता दिए हैं। चलो अब तुम लोग कुछ कुछ बना के बताओ हमको, यहाँ पर मैट्रिक्स लिख रहे हैं, तुम लोग सिर्फ डिटर्मिनेंट बता दो। 1 4 5 7 0 1 2 3 5 9। चलो, ये कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है उसको पहचानो और डिटर्मिनेंट बताओ। लोअर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल करेक्ट, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अब डिटर्मिनेंट बताओ। 140 140 140 आ रहा है, हाँ 140 करेक्ट, गुड, यही आएगा। फिर इसी तरह से तुम लोग इसका बताना, 1 5 7 0 3 7 9। चलो मेरा सॉल्यूशन बता, कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है एंड डिटर्मिनेंट। यूटीएम है। गुड, यूटीएम, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट बोलो, 30 0 0 डिटर्मिनेंट 0 करेक्ट। 0। हाँ, इसी तरह से इसका बताना, 1 3 7 9 3 9 21 63 0 1 5 3 1 1 1 1। चलो बोलो इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा।
135. ध्यान से देखो कौन सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स है। ये कैसा है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें जो ना तो डायगोनल है, ना यूटीएम है, ना एलटीएम है। लेकिन यहाँ पर 0 हाँ डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करो। प्रॉपर्टी First है, 1 और डिटरमिनेंट 0, हाँ गुड। क्योंकि इसका यहाँ रो पर है वो एक रो। बिल्कुल सही। फर्स्ट वाले रो में अगर तुम 3 मल्टीप्लाई करो तो सेकंड वाला रो जनरेट हो, तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं डिटरमिनेंट यहाँ पर 0 ही लेकिन आएगा। फिर वो वाला भी तो है कौन जिसमें सा? एक रो या एक कॉलम में सारा जो एलिमेंट रहता है वो सेम रहता है। यहाँ का कौन सा सेम है? कोई सेम है? वो लास्ट वाला कहाँ सेम है? ना 1 1 1 वन, वही है क्या 1 नहीं 1? नहीं वो नहीं। रो, दो रो सेम होने चाहिए, एक रो में सारे एंट्री सेम हो सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। देखो प्रॉपर्टी क्या लिखे थे पीछे, कहाँ गया, है। यहाँ पर लिखा हुआ था सेकंड वाली प्रॉपर्टी, इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर सेम, एक ही हाँ एंट्री हाँ होना ठीक है, जरूरी नहीं है एक रो में। ठीक है, भूल गए ठीक, रुचि छापने दीजिए। ठीक है लिखो उसको। ये हमारा डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ऑलमोस्ट तुम लोग का सारा प्रॉपर्टी तो इसमें कंप्लीट हो चुका है। और एक और प्रॉपर्टी है उसको भी यहाँ पर साथ में मेंशन कर लेना कि A इज n by n मैट्रिक्स and lambda is a scalar value, then determinant of lambda into A, this is equal to lambda to the power n into determinant of A। ठीक है, तो ये चीज को यहाँ पर ऐड कर लो। हो गया। हो गया, चलो बुक में एक बार चेक कर लेना। कौन सा कोफैक्टर माइनर वाला क्वेश्चन कल हम करवा देंगे, वो कैसे फाइंड किया जाता है और उसमें क्या क्या चीजें ऐड होंगी वो करा देंगे। ठीक है, जैसे देखो एक तुम लोग को हम यहाँ पर दे रहे हैं, उसको एक बार चेक करके देखो, वेरीफाई करना है 1 0 1 0 1 2 0 0 4 ऐसे कुछ दिया हुआ है। ठीक है, और हमको वेरीफाई करना है कि 3 इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट होगा वो 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाए। ओके, ये पीछे वाला जो अभी यहाँ पर लिखे हैं जस्ट उसी का ही वेरिफिकेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हम कल बता दे रहे हैं, पहला काम एलएचएस पार्ट में तुम लोग 3 इंटू ए बना के देखो। 3 इंटू ए अगर बनाएंगे हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो 3 0 3 0 3 6 0 0 3 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हाँ, तो अब हमको 3 इंटू ए का डिटर्मिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ 3 है लिखना। हाँ डिटर्मिनेंट ऑफ 3 ए किया हुआ है, तो 3 ए कहने का मतलब 3 के साथ ए को मल्टीप्लाई किया हुआ। ठीक है, तो 3 ए जब बनाए तो ये बना, और इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 12 यानी कि 108 आ जाएगा। ओके, अब आरएचएस पार्ट में अगर देखें तो आरएचएस पार्ट में क्या दिख रहा है, 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 27 और ए जो है वो हमारा ये वाला मैट्रिक्स था, इसका डिटर्मिनेंट अगर चेक करो वो तुमको 4 मिलेगा, तो ये आ जाएगा 10। तो बस वेरीफाई हो गया, एलएचएस और आरएचएस सेम है। ठीक है, तो पीछे जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग देखना, ये 3 इंटू ए लिखने का मतलब हो रहा है मैट्रिक्स का साइज तो 3 by 3 है, इसीलिए 3 टू द पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। बस यही करना था। ठीक है, तो बाकी का सारा क्वेश्चन कल हम लोग देखेंगे, इस प्रॉपर्टी को भी एक बार कल डील कर लेंगे, बाकी तुम लोग इसको सारा जितना भी कराए सारा रिवाइज कर। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
भैया 27 वाला कैसे किए? 27 में ये देखो, ये प्रॉपर्टी जो है ना, लैम्डा की जगह पर 3 था और साइज ऑफ द मैट्रिक्स 3/3, तो 3 to the power 3 कर दिए, 27 आ जाएगा। 27 के बाद यहाँ पर ए का डिटरमिनेंट था, तो इसीलिए मतलब यहाँ अंदर में 3